दिल्ली के मेहरौली में कुतुब कॉलोनेड नाम के इलाके में 29 अप्रैल 1999 को टैमेरिंड कोर्ट नाम के एक रेस्टोरेंट में रात को पार्टी हो रही थी, जिसमें दिल्ली के हाई क्लास सोसाइटी के लोग शामिल थे। इस पार्टी का आयोजन किया था इसी रेस्टोरेंट की मालकिन बीना रमानी ने। रात को 8 बजे यह पार्टी शुरू हुई और पार्टी में आए हुए सभी लोग लाउड म्यूजिक पर नाच रहे थे और साथ ही शराब भी पी रहे थे। देखते ही देखते रात के 2 बज जाते हैं और तभी 34 साल की एक मॉडल जेसिका लाल को कांग्रेस के एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विनोद शर्मा का बेटा मन्नू शर्मा सर पर गोली मारकर उसकी जान से हत्या कर देता है। तो आखिर क्या हुआ था उस रात को उस पार्टी में जो मन्नू शर्मा ने एक अनजान लड़की की जान ले ली? तो ये बात है 29 अप्रैल 1999 की, जब दिल्ली के मेहरौली में एक एरिया था जिसका नाम था कुतुब कॉलोनेड और इसके अंदर एक पुरानी हवेली थी जिसका रिनोवेशन करके एक रेस्टोरेंट बनाया गया था जिसका नाम था टैमेरिंड कोर्ट। और इस रेस्टोरेंट की मालकिन थी बीना रमानी, जो कि एक बहुत बड़ी सोशलाइट थी। हाई सोसाइटी के बड़े लोगों के साथ बीना रमानी का उठना बैठना था और ये रेस्टोरेंट साउथ दिल्ली के रहने वाले लोगों से वाकिफ था। तो इस रेस्टोरेंट के पास लिकर सर्व करने का लाइसेंस नहीं था, फिर भी ये लोग इल्लीगली लिकर सर्व करते थे। ये रेस्टोरेंट बीना रमानी के साथ उनके पति जॉर्ज मल्होट और उनकी बेटी मालिनी रमानी मिलकर चलाते थे। तो इस रेस्टोरेंट में हर थर्सडे एक स्पेशल पार्टी होती थी जिसका नाम होता था थर्सडे स्पेशल नाइट, जिसमें दिल्ली के सभी पावरफुल लोग आते थे और ये पार्टी देर रात तक चलती थी। तो 29 अप्रैल 1999 को भी थर्सडे का दिन था और बीना रमानी ने अपने सभी फैमिली और फ्रेंड्स को एक पार्टी देने का सोचा, क्योंकि उनके पति जॉर्ज मल्होट, जो कि एक कैनेडियन सिटीजन थे और वह 6 महीने के लिए अपने किसी काम से कनाडा जा रहे थे। तो इस पार्टी में सभी करीबी लोगों को इनविटेशन था, लेकिन बीना रमानी का ये रेस्टोरेंट हर थर्सडे स्पेशल नाइट को एक कूपन रखता था जिसे खरीद के कोई भी इस पार्टी में आ सकता था। तो 29 अप्रैल की रात भी इन रेस्टोरेंट वालों ने बाहर वाले लोगों को कूपन बेचे। भले ही अंदर रेस्टोरेंट की मालकिन बीना रमानी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को पार्टी दे रही थी, फिर भी बाहर के लोगों को कूपन खरीदकर पार्टी में आना अलाउड था। और क्योंकि इस पार्टी में दिल्ली के सब बड़े और पावरफुल लोग आने वाले थे, तो बीना रमानी ने लेकर सर्व करने के लिए मॉडल को बुलाने का सोचा, क्योंकि बीना रमानी को लगा कि अगर कोई मॉडल इस पार्टी में बार टेंडर बनेगा तो पार्टी में 4 चांद लग जाएंगे। तो बीना रमानी की बेटी मालिनी रमानी, जो कि खुद एक मॉडल थी, इसलिए मालिनी रमानी कई मॉडल्स को जानती थी। तो मालिनी रमानी ने उस पार्टी में बार टेंडर बनने का ऑफर अपनी दोस्त जेसिका लाल को दिया, जो कि 34 साल की एक मॉडल थी। तो 29 अप्रैल की रात जेसिका लाल के साथ मालिनी रमानी ने शायन मुंशी नाम के एक मॉडल को एज अ बार टेंडर चुना। तो अब उस पार्टी में बार टेंडर के लिए 2 लोग चुने गए थे, जेसिका लाल और शायन मुंशी, जो कि दोनों मॉडलिंग करते थे। और जहां ये दोनों लिकर सर्व करने वाले थे, उस बार को नाम दिया गया था वंस अपॉन अ टाइम बार। तो इस रेस्टोरेंट से करीब 15 से 18 किलोमीटर दूर साउथ दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थी, जिसमें अमरदीप सिंह गिल नाम का एक लड़का रहता था और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में अमरदीप का खुद का घर था। तो 29 अप्रैल की रात करीब 8 बजे सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मन्नू शर्मा अपने दोस्त आलोक खन्ना के साथ अमरदीप सिंह गिल के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाले घर पहुंचता है। और मन्नू शर्मा कांग्रेस के एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विनोद शर्मा का बेटा है
और थोड़ी देर में वहां विकास यादव पहुंच जाता है और विकास यादव बीजेपी के एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डीपी यादव का बेटा है। तो 29 अप्रैल की रात अमरदीप सिंह गिल, मन्नू शर्मा, आलोक खन्ना और विकास यादव ये चारों दोस्त अमरदीप सिंह गिल के घर शराब पीने के लिए बैठ जाते हैं और फिर देखते ही देखते रात के 11 बज चुके होते हैं। तो अब मन्नू शर्मा बाकी 3 दोस्तों से कहता है कि चलो टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट जाते हैं, क्योंकि मन्नू शर्मा उस रेस्टोरेंट का पुराना कस्टमर था और उसे याद आता है कि आज तो थर्सडे स्पेशल नाइट है, तो क्यों ना वहां जाकर पार्टी की जाए। फिर यह चारों दोस्त 2 अलग अलग गाड़ियों में बैठकर मेहरौली पहुंच जाते हैं और जब तक कि मेहरौली पहुंचते हैं तब तक रात के 12 बज चुके होते हैं। फिर ये कुतुब कॉलोनेड के अंदर जाते हैं और फिर रेस्टोरेंट की नाइट पार्टी के 4 कूपन खरीदते हैं और पार्टी में चले जाते हैं और इस पार्टी में करीबन 300 लोग मौजूद होते हैं। फिर ये चारों पार्टी के लाउड म्यूजिक में नाचते हैं और फिर मन्नू शर्मा और उसके 3 दोस्त वंस अपॉन अ टाइम बार के पास जाते हैं और अब वक्त था रात के 2 बजे और वहां मौजूद बार टेंडर जेसिका और शायन से शराब मांगते हैं। तो बदले में जेसिका और शायन जवाब देते हैं कि बहुत ज्यादा क्राउड होने की वजह से शराब तो खत्म हो चुकी है। यह सुनकर मन्नू और उसके दोस्त वहां से चले जाते हैं, लेकिन 5 से 10 मिनट बाद लौट आते हैं और फिर से शराब मांगते हैं। तो जेसिका और शायन फिर से मन्नू और उसके दोस्तों से कहते हैं कि शराब वाकई में खत्म हो चुकी है, अगर होती तो हम आपको दे देते। तो मन्नू शर्मा अपनी जेब से 1000 रुपए निकालता है और जेसिका से कहता है कि यह पैसे ले लो, लेकिन शराब दे दो। तो जेसिका फिर से मना कर देती है। तो इस बार मन्नू को लगता है कि उसके दोस्तों के बीच उसकी बेइज्जती हो गई। फिर मन्नू अपनी जेब से .22 mm की पिस्टल निकालता है और जेसिका की तरफ पिस्टल तानकर कहता है कि अब शराब दे दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, लेकिन जेसिका फिर से मना कर देती है। फिर मन्नू छत की तरफ बुलेट फायर करता है और फिर जेसिका से कहता है कि अब शराब दे दो, नहीं तो इस बार गोली तुम्हारे सिर पर मारूंगा, लेकिन जेसिका इस बार भी शराब देने से मना कर देती है। फिर मन्नू को बहुत गुस्सा आता है और वह जेसिका के कान के ठीक ऊपर सिर में बुलेट फायर कर देता है और जेसिका को बुलेट लग जाती है और जेसिका नीचे गिर जाती है। लाउड म्यूजिक होने की वजह से फायरिंग की आवाज बार से बाहर नहीं जाती। फिर मन्नू और उसके 3 दोस्त वहां से भाग जाते हैं। जब मन्नू ने जेसिका को शूट किया था तब वहां शायन मुंशी और कुछ वेटर भी मौजूद होते हैं। जैसे ही मन्नू और उसके दोस्त वहां से भागने की कोशिश करते हैं तभी बीना रमानी बार के अंदर आ जाती है और जेसिका को नीचे गिरी हुई देखती है और मन्नू के हाथ में पिस्टल पकड़े देखकर चिल्लाती है कि तुम कौन हो, ये पिस्टल किसकी है और तुमने गोली क्यों चलाई। लेकिन मन्नू और उसके दोस्त वहां से तुरंत भाग जाते हैं। फिर बीना रमानी और बाकी के लोग जेसिका को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। जब बीना रमानी और बाकी के लोग जेसिका को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि यहाँ जेसिका का इलाज नहीं हो सकता, आप इसे किसी और हॉस्पिटल लेकर जाइए। फिर जेसिका को अपोलो हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से और क्योंकि बुलेट सीधे जेसिका के सिर में लगी थी, हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही जेसिका की डेथ हो जाती है और अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर जेसिका को डेड डिक्लेयर करते हैं। तो वहां दूसरी तरफ विकास यादव, अमरदीप सिंह गिल और आलोक खन्ना उन्हीं की एक गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन मन्नू शर्मा कुतुब कॉलोनेड से पैदल ही भागता है और इतना डरा हुआ होता है कि अपनी गाड़ी मन्नू वहीं पर भूल आता है। मन्नू कुतुब कॉलोनेड से दूर भाग आता है और अपनी पिस्टल एक सुनसान जगह पर छुपा देता है और फिर मन्नू का एक दोस्त उसे वहां से पिक कर लेता है और अमरदीप के घर छोड़ देता है। फिर मन्नू अपने उसी दोस्त से कहता है कि तुम वह पिस्टल वहां से निकालो और उसे डिस्ट्रॉय कर दो। फिर यह चारों दोस्त वहां से सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन मन्नू और विकास उसी रात गाजियाबाद के लिए निकलते हैं, जो कि विकास यादव का घर था। फिर अगले दिन चारों तरफ यह चर्चा फैल जाती है कि एक बड़े पॉलिटिशियन के बेटे ने एक लड़की को जान से मार दिया और तभी पुलिस इंटेरोगेशन भी शुरू हो जाती है। और यह न्यूज़ इस हद तक फैल जाती है कि 4 मई 1999 को अमरदीप सिंह गिल को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और ये चर्चा भी सब तरफ होती है कि टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट में इल्लीगली लिकर सर्व की जाती है।
और फिर 8 मई 1999 को पुलिस बिना रमानी उनके पति और बेटी को अरेस्ट कर लेती है और उन्हें इल्लीगली लिकर सर्व करने के जुर्म में पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाता है। लेकिन क्योंकि बिना लाइसेंस के लिकर सर्व करना कोई इतना भी बड़ा क्राइम नहीं है, और क्योंकि बीना रमानी एक ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर थी, उनकी बेटी मालिनी एक अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर थी और उनके पति जॉर्ज कैनेडियन सिटीजन थे, तो इस वजह से इन तीनों को उसी दिन बेल मिल जाती है और इस केस के सभी आरोपी फरार थे। तो इसी दौरान विकास यादव मिजोरम से इंटरिम बेल लेकर आता है। दोस्तों, इंटरिम बेल या फिर हम इसे अग्रिम बेल भी कह सकते हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि अगर आपको डर है कि कोई आपको झूठे मैटर में फंसा सकता है और पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, तो आप किसी भी कोर्ट से इंटरिम बेल, या इसे हिंदी में अग्रिम बेल कहा जाता है, तो आप ये अग्रिम बेल किसी भी कोर्ट से ले सकते हैं। और अग्रिम बेल एक वक्त की मोहलत होती है कि इस दौरान पुलिस आपको किसी भी केस में अरेस्ट नहीं कर सकती और आप इस दौरान अपने निर्दोष होने का कोई सबूत ढूंढें। तो विकास यादव 19 मई 1999 को मिजोरम से अग्रिम बेल लेकर आ जाता है और दिल्ली के पुलिस हेडक्वार्टर में जाकर सरेंडर कर देता है। वहां विकास यादव से थोड़ी पूछताछ होती है और फिर विकास यादव अपनी अग्रिम बेल दिखाता है और बस कुछ ही घंटों में वहां से चला जाता है। लेकिन फिर जेसिका लाल की बहन सबरीना लाल और उनकी फैमिली यह आवाज उठाती है कि जेसिका के कातिल खुलेआम घूम रहे हैं और ये कैसे मुमकिन है कि कोई किसी को बिना वजह जान से मार दे और उसे अब तक अरेस्ट भी नहीं हुई। तो उसके बाद ये केस इतना इंटेंस हो जाता है कि ये मामला अब ऊपर तक पहुंच जाता है और 30 मई 1999 को पुलिस इन चारों को अरेस्ट कर लेती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। और बाद में यह पता चलता है कि इन चारों को इस दौरान भागने में कुल मिलाकर 8 लोगों ने मदद की थी और फिर इन 8 लोगों के खिलाफ भी केस फाइल हो जाती है। और अब जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, तो पुलिस उस रात पार्टी में मौजूद सभी 300 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाती है और इन 300 में से 268 लोग कहते हैं कि हम तो पार्टी से जल्दी ही निकल गए थे, तो ना तो हमने कुछ देखा और ना ही कुछ सुना। ये सभी लोग इस बात से इनकार कर देते हैं कि इन्होंने उस रात मन्नू शर्मा और उसके दोस्तों को पार्टी में देखा था। फिर इन 300 में से बस 32 लोग गवाह बनने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर 3 अगस्त 1999 को पुलिस चार्जशीट रजिस्टर करती है और अब यह केस ट्रायल कोर्ट चला जाता है। और दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन ये 32 के 32 गवाह कोर्ट में हॉस्टाइल बन जाते हैं, यानी कि अपने बयानों से मुकर जाते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में तो ये सब लोग कबूल करते हैं कि उन्होंने मन्नू शर्मा को उस रात उस पार्टी में देखा था, लेकिन कोर्ट में ये लोग कहते हैं कि या तो उस दिन वह लोग दिल्ली में नहीं थे या तो उन्होंने किसी को देखा ही नहीं। और इन सब गवाहों का अपने बयानों से मुकर जाने का कारण था मन्नू शर्मा के पिता विनोद शर्मा का डर। दरअसल विनोद शर्मा ने सभी गवाहों को 2 ऑफर दिए थे कि या तो 1 करोड़ रुपए लो और अपने बयान से मुकर जाओ, नहीं तो फिर एक गोली खाओ। तो ऐसे में कुछ गवाहों ने पैसे लेकर अपना बयान पलट दिया और कुछ लोगों ने डर कर, जेसिका लाल की बहन सबरीना लाल और उनकी फैमिली बस इस आशा में जी रहे थे कि एक ना एक दिन उन्हें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि यह पूरी तरह से एक ओपन एंड शट केस था। हर कोई जानता था कि जेसिका पर गोली मन्नू शर्मा ने ही चलाई थी, लेकिन क्योंकि मन्नू शर्मा के पिता एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति थे, तो इस वजह से सबको सच का पता होते हुए भी आरोपियों को सजा नहीं मिल रही थी। फिर दिन से महीने हो गए और महीनों से साल, लेकिन अब तक सबरीना लाल को अपनी बहन के लिए इंसाफ नहीं मिला था। और अब तारीख थी 3 मई 2001। सबरीना लाल को लगा कि आज तो उन्हें इंसाफ मिल ही जाएगा, क्योंकि इस तारीख को शायन मुंशी कोर्ट में आकर गवाही देने वाला था कि उस रात मन्नू शर्मा ने ही गोली चलाई थी। लेकिन उस दिन शायन मुंशी ने कोर्ट में आकर ऐसा बयान दिया कि सब दंग रह गए। शायन मुंशी ने कोर्ट में कहा कि उसे तो हिंदी आती ही नहीं, उसे सिर्फ इंग्लिश आती है। और जब उसके बयान पर उसकी साइन के बारे में कोर्ट ने पूछा, तो उसने कहा कि वह बयान हिंदी में लिखा हुआ था और क्योंकि उसे हिंदी आती नहीं, उसने बिना कुछ समझे बयान पर साइन की। पूरा कोर्ट शायन मुंशी की यह बातें सुनकर हैरान था। और फिर इसके बाद ट्रायल कोर्ट में यह केस 7 साल यानी कि 1999 से 2006 तक चला और फिर
21 फरवरी 2006 को ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों को इस केस से बरी कर दिया। और अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह हेडलाइन दी कि नो वन किल्ड जेसिका। फिर इसके बाद सभी लोग हैरान हो गए कि आखिर इन आरोपियों को कैसे निर्दोष बताया जा सकता है। ट्रायल कोर्ट ने जब यह नतीजा दिया तो यह कहा कि इसमें सारी गलती दिल्ली पुलिस की है, क्योंकि उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया और आरोपियों को बचाने की कोशिश की है और कोई ठोस सबूत न होने की वजह से उन्हें आरोपियों को निर्दोष बताना पड़ा। फिर इसी साल 2006 में सबरीना लाल के माता पिता की डेथ हो गई। फिर मीडिया और पब्लिक ने आवाज़ उठाई कि सबको सच पता होने के बावजूद भी आरोपियों को निर्दोष क्यों साबित किया। और अब यह मामला बहुत सीरियस हो चुका था और दिल्ली पुलिस की काफ़ी बदनामी हुई। फिर मार्च 2006 में दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की और ट्रायल कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया। और हाई कोर्ट ने यह चैलेंज एक्सेप्ट किया और कहा कि इस मामले की सारी हियरिंग्स डेली बेसिस पर होनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द यह केस सॉल्व हो सके। दोस्तों, इसी दौरान तहलका न्यूज़ मैगजीन ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था सितंबर 2006 में, जिसमें 2 जर्नलिस्ट शायन मुंशी से मिले और खुद को फिल्म मेकर बताया और कहा कि वह एक फिल्म बनाना चाहते हैं और उसमें शायन को लीड एक्टर के तौर पर लेना चाहते हैं। और फिर बातों ही बातों में जर्नलिस्ट ने शायन से पूछा कि आपको ये हिंदी फिल्म करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो शायन ने कहा कि बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसे हिंदी अच्छी तरह से आती है और उसने कुछ हिंदी फिल्म के डायलॉग भी बोलकर दिखाए। और जब बातों ही बातों में शायन से मन्नू शर्मा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि सबको पता है सच क्या है, फिर भी कोई कुछ नहीं कर रहा। वह लोग बहुत ही पावरफुल है, कोई उन्हें छू भी नहीं सकता। शायन मुंशी की यह सारी बातें तहलका न्यूज़ मैगजीन ने कैमरे पर रिकॉर्ड कर ली थी और फिर न्यूज़ चैनल के थ्रू उसे एक्सपोज किया। और फिर तो यह केस सबरीना लाल के लिए और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। और तभी एक पुलिस ऑफिसर जिसने मन्नू शर्मा का 1999 में इंटरोगेशन किया था, तब मन्नू ने एक्सेप्ट किया था कि उसने जेसिका पर गुस्से में आकर गोली चलाई थी। और यह सारी बातें उस पुलिस ऑफिसर ने ऑडियो टेप में रिकॉर्ड कर ली थीं। और जब शायन मुंशी का स्टिंग ऑपरेशन एक्सपोज हुआ तब उस पुलिस ऑफिसर ने वह ऑडियो टेप न्यूज़ चैनल वालों को दे दिया और फिर न्यूज़ चैनल पर मन्नू शर्मा का वह ऑडियो टेप कन्फेशन भी दिखाया जा रहा था। फिर 20 दिसंबर 2006 को हाई कोर्ट ने मन्नू शर्मा को उम्र कैद की सज़ा सुनाई और बाकी 3 दोस्तों को 4 साल की सज़ा सुनाई। और हाई कोर्ट ने यह भी बताया कि जब यह केस ट्रायल कोर्ट में चल रहा था तब सबूतों के साथ बहुत छेड़छाड़ हुई थी, बल्कि जिस पिस्टल से मन्नू ने जेसिका पर गोली चलाई थी वह पिस्टल कभी भी पुलिस के पास या कोर्ट के पास सबमिट ही नहीं की गई। और जब फायर की हुई बुलेट फॉरेंसिक टेस्ट की गई थी तो फॉरेंसिक टेस्ट के रिजल्ट में छेड़छाड़ की गई थी और ये बताया गया था कि दोनों बुलेट 2 अलग अलग पिस्टल से फायर की गई थी, जो कि पूरी तरह से झूठ था। दरअसल दोनों बुलेट एक ही पिस्टल से फायर की गई थी। फिर आखिरकार 2006 में सबरीना लाल को अपनी बहन के लिए इंसाफ मिला। फिर सबरीना लाल ने 2018 में कहा था कि मन्नू शर्मा 12 साल जेल में सज़ा काट चुका है और सुना है कि अब वह जेल में सुधर गया है, तो अब अगर उसे कोर्ट जेल से आज़ाद कर देती है तो उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मन्नू शर्मा को 2006 में उम्र कैद की सज़ा तो सुनाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने 2020 में उसे गुड बिहेवियर के बेसिस पर उसकी सज़ा माफ़ कर दी और उसे जेल से आज़ाद कर दिया। फिर सबरीना लाल की 15 अगस्त 2021 को ऑर्गन फेलियर की वजह से डेथ हो गई। आज की तारीख में मन्नू शर्मा, अमरदीप सिंह गिल और आलोक खन्ना तो आज़ाद है, लेकिन विकास यादव जेल में सज़ा काट रहा है, क्योंकि विकास यादव ने 2002 में नीतीश कटारा नाम के एक 23 साल के लड़के का मर्डर किया था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने विकास यादव को 25 साल की सज़ा सुनाई थी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।